हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूं सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एसी। इसका पहला पार्ट मैं यहां कार्ड पर लगा दूंगा, उसको देख लीजिएगा। अब एएस का मतलब क्या होता है? एएस का मतलब होता है एग्रीगेट सप्लाई। एएस का मतलब क्या हो गया भैया? एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अब एग्रीगेट सप्लाई का मतलब यह हो गया कि ओवरऑल सप्लाई। अब किस चीज की सप्लाई? बम गोला बारूद की तो होगी नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज की। किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की, जो हमारी सप्लाई हो रही है किसमें? पूरी इकोनॉमी में। पूरी इकोनॉमी में, ठीक है, पूरी इकोनॉमी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होगी, गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होगी, इसी को हम कहते हैं क्या? इसी को हम कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। बात समझ में आई? दूसरी तरफ इसको हम एग्रीगेट प्रोडक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रीगेट प्रोडक्शन भी कहते हैं। एग्रीगेट प्रोडक्शन भी कहते हैं। जो कोई प्रोड्यूसर विद इन 1 ईयर, मतलब कि एक अकाउंटिंग ईयर में वो बनाता है, चाहे वो जनवरी से लेकर दिसंबर वाला मामला हो, चाहे वो जनवरी से लेकर दिसंबर वाला मामला हो, या फिर मार्च से लेकर अप्रैल वाला मामला हो। इन 1 सालों के बीच में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज तैयार हो रहे हैं इकोनॉमी में, इसी को हम कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसको समझने के लिए 2 बेसिक चीजों को समझना। अब क्या हो गया कि इकोनॉमी में सामान तो बन रहे हैं भाई, ऑब्वियस सी बात है। तुम खरीद रहे हो, तुम खा रहे हो, इसका मतलब कि वो बन ही रहा होगा, ऐसा तो है नहीं। समोसा अगर खा रहे हो तो बन रहा है, कपड़ा पहन रहे हो इसका मतलब तो बन रहा है। नहीं कपड़ा बनेगा तो नंगे घूमेंगे। चश्मा अगर ये बन रहा है तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है मैंने पहना हुआ है। ये घड़ी बन रही है तो ऑब्वियस सी बात है मैंने पहनी हुई है। अब इसमें 2 बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं। एक आता है प्लान्ड आउटपुट, एक क्या आता है? प्लान्ड आउटपुट। क्या आता है भैया? प्लान्ड आउटपुट आता है, और एक आता है डिजायर्ड आउटपुट। डिजायर्ड आउटपुट, ये दोनों ही सेम होते हैं। इन्हीं के साथ एक अलग कॉन्सेप्ट दिखता है जिसको हम कहते हैं एक्चुअल आउटपुट। क्या कहते हैं भैया? एक्चुअल आउटपुट। प्लान्ड और डिजायर का मतलब हो गया कि कोई भी प्रोड्यूसर जब किसी सामान को बनाता है, चाहे सर्विसेज को तैयार करता है, तो अपने दिमाग में कुछ सोच के रखता है कि उस सर्विसेज को हमको कैसे तैयार करना है, उस गुड्स को कितना बनाना है। बट एक्चुअली वो कितना मार्केट में आएगा, ये डिपेंडेंसी किस पे होती है? कंज्यूमर्स पे होती है, कि वो किसको कितना खर्च करेंगे उस पार्टिकुलर कमोडिटी को कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, तो एग्रीगेट सप्लाई प्लान्ड आउटपुट और डिजायर्ड आउटपुट के बारे में बात करेगा, इस एक्चुअल आउटपुट के बारे में बात नहीं करता है। क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि एग्रीगेट सप्लाई इज एक्चुअल आउटपुट और प्लान्ड आउटपुट। तो भैया यहां पे अपने को दिमाग में रखना है कि ये क्या है? ये प्लान्ड आउटपुट है और ये डिजायर्ड आउटपुट है। कहने का मतलब ये हो गया कि जब भी मैं भी कोई बिजनेस खोलने जाऊंगा तो मैं तो चाहूंगा कि एकदम बारूद बना दूं। अगर मुझे साड़ी बेचनी होगी तो मैं तो चाहूंगा कि 1-1 लाख साड़ी बेचें एक दिन में, मगर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। ये मेरा प्लान है, ये मेरी डिजायर है। बट एक्चुअल आउटपुट कुछ अलग होगा, क्योंकि एक्चुअल आउटपुट मुझे मार्केट के कंजम्पशन के हिसाब से बनाना होगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? दूसरी तरफ यह समझ लो कि एग्रीगेट सप्लाई जो होती है वो इकोनॉमी के गुड्स एंड सर्विसेज को शो करती है कि पूरी इकोनॉमी में कितने सामान तैयार हुए, कितने सामान तैयार हुए। टोटल सामान तो है, जो भी तुम इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हारे घर में रखा हुआ हर सामान कहीं ना कहीं वो खरीदा ही हुआ है। तुम पानी की बोतल खरीद रहे हो, तुम घड़ी खरीद रहे हो, मोबाइल खरीद रहे हो, जूता खरीद रहे हो, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ गुड्स है। तुम सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हो, तुम फ्लिपकार्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, अमेजॉन का इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसके लिए भी तुम पैसा दे रहे हो। ठीक, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जो एक्चुअल नहीं होगा, ये प्लान्ड होगा। एक प्रोड्यूसर के दिमाग में ये होगा कि मुझे कितना बनाना है। दूसरी तरफ ये एक क्या होता है? ये फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है भैया? फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, ये किसी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात नहीं कर रहा है, एक पूरे पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहा है कि 1 साल के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज तैयार हुए। 1 साल के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज तैयार हुए, ये उसके बारे में बात कर रहा है, ना कि स्टॉक कॉन्सेप्ट किसी पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम की बात नहीं करेगा। ये बात करेगा पीरियड ऑफ टाइम की। जनवरी से लेकर दिसंबर तक, मार्च से लेकर अप्रैल तक, इन दोनों ईयर्स के अगर अकाउंटिंग ईयर्स को लिया जाए, वैसे तो मार्च अप्रैल वाला ही लेते हैं, तो मार्च अप्रैल के अगर सेशन में मार्च 2021 से लेके अप्रैल 2022 तक कितने गुड्स एंड सर्विसेज पूरे हमारे मार्केट में सप्लाई किए गए, इसी को हम कहते हैं क्या? इसी को हम कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। दूसरी तरफ अब देखो इसका मतलब यह हुआ
कि ऑब्वियस ही बात है, अगर सामान तैयार हो रहा होगा, सामान तैयार हो रहा होगा, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे होंगे, तो ऑब्वियस ही बात है ये वैल्यू ऐड करेंगे, वैल्यू ऐड करेगा, वैल्यू एडेड करेगा किसमें, हमारी इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी में क्या ऐड करेगा, वैल्यू ऐड करेगा। ऑब्वियसली सोचो तुम एक मैगी का पैकेट खरीदते हो 14 रुपए का, उस पर 2 रुपए टैक्स गवर्नमेंट ले रही है, इसका मतलब कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है, वैल्यू ऐड हो रहा है। ये घड़ी में अगर मान लो 2000 की लेता हूं, तो इस घड़ी पे अगर मैं 300 रुपया टैक्स दे रहा हूं, जीएसटी दे रहा हूं, तो ये किसके पास चला जाएगा, गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। ये मैंने शर्ट ली, इस शर्ट के अगर 500 रुपए मैंने दिए, 500 रुपए 200 रुपए, हाँ सॉरी 200 रुपए की शर्ट ली, अगर इस पर मैंने 50 रुपए टैक्स दिया, सॉरी 20 रुपए टैक्स दिया, तो कितना हो गया, ये 20 रुपए किसके पास गया, गवर्नमेंट के पास गया। ये माइक अगर मैं 300-400 का लेता हूं और इस माइक में अगर 30 रुपए टैक्स दे रहा हूं, तो कहां जा रहा है, ये गवर्नमेंट के पास जा रहा है, यानी इकोनॉमी में ये क्या कर रहा है, वैल्यू ऐड कर रहा है। खुद सोचो, कोई भी सामान खरीदते हो उस पर टैक्स देते हो, वो टैक्स किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है। इसका मतलब कि वो इकोनॉमी में क्या ऐड कर रहा है, वैल्यू ऐड कर रहा है। इसका मतलब ये इंप्लाई करेगा क्या, ये इनकम को जनरेट कर रहा है। किसको जनरेट कर रहा है, इनकम को जनरेट कर रहा है, इनकम जनरेटर हुआ। इसी वजह से, इसी कॉन्सेप्ट की वजह से एएस जो होता है, एग्रीगेट सप्लाई जो होती है, वो हमारे इनकम के यानी वाई के बराबर होती है। ये याद रखिएगा, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम। ये इसी वजह से होता है क्योंकि ये वैल्यू ऐड कर रहा है आपकी इकोनॉमी में। ठीक है बेटा, अब इससे रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट उसको समझना। देखो, प्रोड्यूसर जो होता है, प्रोड्यूसर वांट्स टू सेल ऑल देयर आउटपुट, ऑल देयर आउटपुट। प्रोड्यूसर जो है वो ऑब्वियस सी बात है, वो हमेशा उसके दिमाग में रहता है कि वो जो आउटपुट तैयार कर रहा है वो मार्केट में बेच दे। तुम एक बगल के समोसे वाले की दुकान में जाते हो, इतना समोसा बना देता है। क्यों बना देता है, उसको नशा है। उसको पता नहीं है कि इकोनॉमी में कितना डिमांड आएगा, कितने लोग समोसा खरीदने आएंगे, तब भी वो इतना समोसा बना देता है। क्यों बना देता है वो इसलिए क्योंकि वो प्रिज्यूम कर लेता है। क्या कर लेता है, प्रिज्यूम कर लेता है कि हो सकता है कि फ्यूचर में डिमांड क्रिएट हो, उस डिमांड को मीट करने के लिए उसको वो आउटपुट तैयार करना पड़ता है। खुद सोचो, तो तुम सामान खरीदते हो, तुम कोई भी पैकेट फूड खरीदते हो या कोई भी सामान खरीदते हो, तो क्या वो उसी दिन बन के तुम्हारे पास आता है कि तुम गए ओरियो का बिस्किट खाने, ओरियो तुरंत एकदम गर्मा गर्म बिस्किट डालकर तुम्हारे मुंह डाल दिया, लीजिए सर आप ही के लिए तो बना रहे थे हम। ऐसा तो वो करेगा नहीं। वो हो सकता है कि वो पीछे पास्ट में जाके उसने कई सारे प्रोडक्ट्स को तैयार किया, उसके बाद मार्केट में छोड़ दिया, और मार्केट में धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी डिमांड क्रिएट होने लगी, लोग उसको कंज्यूम करने लगे। तुम कोल्ड ड्रिंक की बोतल कंज्यूम करते हो, तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल जरूरी है कि जिस दिन तुम कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदो उसी दिन वो बन के फैक्ट्री से तुम्हारे पास आ रही है, एकदम सोडा फोडा मिला के तुम्हारे मुंह में डाल दे रहे हैं, लीजिए सर आप ही के लिए तो कोल्ड ड्रिंक बना था। ऐसा भी नहीं होता है। वो पास्ट में कभी ना कभी बना होगा। वो क्यों बना होगा, क्योंकि उनको ये लगता है कि आने वाले समय में, फ्यूचर में डिमांड क्रिएट होगी, उस डिमांड को हमको मीट करना है। दूसरी पॉइंट, हम कैसे प्रिज्यूम कर लें कि डिमांड क्रिएट होगी। भाई ये भी तो एक मामला है कि हम कैसे क्रिएट कर लें, हम कैसे प्रिज्यूम कर सकते हैं कि डिमांड कैसे क्रिएट होगी। इससे दो क्वेश्चन बहुत बढ़िया बन सकते हैं। एक तो वो क्यों सेल करना चाहेगा आउटपुट, और दूसरा कि ये कैसे आप प्रिज्यूम कर सकते हैं कि वो आउटपुट सेल ही होगा। 1930s में डिप्रेशन आया था। 1930s में डिप्रेशन आया था। तो अगर कीन्स ने यही कहा था कि 1930s का जो डिप्रेशन था, जैसे ही उस डिप्रेशन से हम उठे, हमने कंजम्पशन तुरंत स्टार्ट कर दिया, भूखे शेर की तरह। अभी तुम्हारे पास पैसा नहीं है, खुद सोचो, अभी तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम देख के भी सोच रहे हो कि अरे यार काश मेरे पास एप्पल का आईफोन होता। तुम्हारे पास अभी पैसा नहीं है, तुम्हारे पास कोई इनकम नहीं है, मान लो कि मैं इनकम नील मानता हूं, बट तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं यह है कि हमको आईफोन लेना है, आज नहीं भविष्य में कभी ना कभी तो इसको हम कंज्यूम करेंगे ही करेंगे। तुमने बना दिया भवकाल में। अब ये कमोडिटी बनाना ही बंद कर देता तो आप नहीं ले पाएंगे, मगर ये बनाएंगे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये आज बना रहे हैं ताकि आगे चल के भविष्य में कोई ना कोई इसको खरीद सके। तो अब जैसे ही तुम्हारी इनकम बनेगी, वैसे ही तुम भक्त से खरीदोगे, भूखे शेर की तरह कि आज मिला है तनख्वाह 1.5 लाख रुपए, तुरंत मोबाइल आईफोन 14, 15, 16, 17, 18, 19 सब ले लेंगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये प्रेजम्पशन इसलिए होता है कि हो सकता है कि मार्केट डिमांड अगर अभी कम है तो भविष्य में ज्यादा हो सकती। अब देख लो, अगर हम एएस के शेड्यूल के बारे में बात करें, एएस के शेड्यूल के अगर हम बारे में बात करें,
तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने तुमको बताया था कि एएस जो है वो तुम्हारी इनकम के बराबर होता है। जितना सामान बेचोगे उतना ही इनकम जनरेट कर पाओगे ना। खुद सोचो, सामान बेचोगे नहीं तो इनकम कहां जनरेट होगी? हवा में से भगवान इंद्र कहें कि जाओ तुम्हारे पास अरबों रुपए आ जाएंगे। आज जियो इतना बड़ा बना, अडानी इतना बड़ा बना, कैसे बना? सामान बेच के ही तो बना। कोई भी दुकानदार बड़ा बन रहा है वो कैसे बन रहा है? सामान बेच के ही तो बन रहा है। इसका मतलब वो इनकम ही तो जनरेट कर रहा है। ठीक, तो अगर मैं इनकम को 0 मानता हूं, 20 मानता हूं, 40 मानता हूं, 60 मानता हूं, 80 मानता हूं, 100 मानता हूं, तो तुम्हारी एग्रीगेट सप्लाई भी एकदम एज इट इज सेम ही होनी है। कुछ भी चेंज नहीं आएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। अगर इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एज इट इज एकदम किसकी तरह बनेगा? y इज इक्वल टू एस की जगह। ठीक है, एकदम ऐसे ही बनता है, y इज इक्वल टू एस ही कहलाता है। ठीक है, यानी इनकम इस साइड हो जाएगी, इनकम इस साइड हो जाएगी और एग्रीगेट सप्लाई इस साइड हो जाएगी। आपकी इनकम आपके एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। अब आओ देखते हैं हम कंजम्पशन फंक्शन के बारे में। कंजम्पशन फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं हम इसको। ठीक है, देखो कंजम्पशन फंक्शन को इस तरीके से समझ सकते हो कि इट्स अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। क्या होगा भैया? इट्स अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। ठीक है, खुद सोचो कंजम्पशन का मतलब क्या हो गया? जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं, यानी एक्सपेंडिचर हो गया। क्या हो गया? एक्सपेंडिचर हो गया। किस पे खर्च करोगे? हाथी घोड़ा बैल पे? सामान ही तो खरीदोगे, हाथी घोड़ा बैल पे तो खर्च करेंगे नहीं आप। क्यों नहीं? आज हाथी मिली, आज हाथी खरीद लेंगे, पैसा बहुत ज्यादा है हमारे पास, ऐसा भी नहीं करेंगे आप। हाँ, करने वाले कर रहे हैं, बट नॉर्मल पीपल तो ऐसा नहीं करेंगे ना। आप कंज्यूम ही करते हैं, एक्सपेंडिचर ही करते हैं। वैसा थोड़ा ना कि मार्स पे जाके जमीन ले लिए। वो इलॉन मस्क कर सकता है। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, तो कंजम्पशन क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है। ये याद रखिएगा कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है, जैसे जैसे आपकी इनकम राइज होती है, आपका कंजम्पशन भी राइज होता है। आपका कंजम्पशन भी क्या होता है? राइज होता है। ठीक है, इनकम अगर बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। आज तुम्हारी तनख्वाह 20,000 रुपए है, आज तुम 20,000 रुपए कमा रहे हो, बहुत करोगे तो 15,000 रुपए खर्चा कर दोगे, इसमें से 15,000 रुपए उड़ा दिए। ठीक, कल तनख्वाह 2 लाख हो जाए, तब भी तुम 1 लाख रुपए उड़ा दोगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर तुम्हारी इनकम एक लिमिट पे है तो उसका कुछ कंजम्पशन होगा। जैसे ही तुम्हारी इनकम बढ़ेगी तुम्हारा कंजम्पशन भी बढ़ जाता है। हमेशा याद रखिएगा दूसरा पॉइंट कि चाहे इनकम जीरो क्यों ना हो, आपका कुछ ना कुछ कंजम्पशन रहता ही रहता है। कुछ ना कुछ कंज्यूम करते ही रहेंगे। इसी कंजम्पशन को हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। चाहे इनकम जीरो भी क्यों ना हो, आपका कुछ ना कुछ कंजम्पशन रहता ही रहता है। अभी तुम्हारी कोई इनकम है? अभी कुछ कमा रहे हो? 1 रुपया तो नहीं कमा पा रहे हो। 11-12 में है, 11-12 में है, यू आर अर्न समथिंग। कुछ भी अर्न किया आपने? नहीं अर्न किया। क्यों नहीं अर्न किया? बिकॉज इसलिए अर्न नहीं किया आपने क्योंकि अभी आप ऑटोनॉमस कंजम्पशन में। एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही कमाने लगेगा कि अरे तुरंत निकल के तुरंत बेड पे से दौड़ने लगा कि अरे आज तो काम करेंगे, करोड़ रुपया संपत्ति बना लेंगे। कैसे हो जाएगा? ऐसे ही हो जाएगा। कंजम्पशन फंक्शन का मतलब ये हो गया कि एक आपकी इनकम जीरो रहेगी तब भी आपका कुछ ना कुछ कंजम्पशन रहेगा ही रहेगा। ये नो डाउट। एक छोटा बच्चा कंज्यूम करता है, कहां से वो पैसा लेके आएगा? बट खा रहा है, कपड़ा पहन रहा है, घूम रहा है, साइकिल चला रहा है। 6-7 के बच्चे मोबाइल यूज कर रहे हैं, वो क्या है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। डेटा उसमें यूज कर रहे हैं, वो क्या है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। खाना खा रहे हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। समोसा खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, ये सारी चीजें क्या है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन में है ना। वो बच्चा अगर पैदा नहीं होता तो हो सकता है कि उसके पिताजी का पैसा बच गया होता। सोचो, पिताजी उस पैसे को बचा लिए होते। उसी लिमिट पे हम कहते हैं, उसी को कहते हैं हम माइनस सेविंग। इसका मतलब ये हो गया कि वो सेविंग जो पैसा बचा हुआ था, जो पिताजी तुम्हारे ऊपर खर्च कर रहे हैं या आने वाले जो पिता बनने वाले हैं, वो अपना पैसा जो बच्चे पे खर्च कर रहे हैं, अगर वो बच्चा पैदा नहीं हुआ होता तो ऑब्वियस सी बात है वो सेविंग पूरा पैसा बचा होता। बात समझ में आ रही है? तो आपकी इनकम जीरो रहे तब भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन आपका रहता ही है। उसी कंजम्पशन को हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। दूसरा पॉइंट देखो, इनकम जिस रिस्पेक्ट से राइज होती है, रिस्पेक्ट राइज करेगा उसके हिसाब से हमारी कंजम्पशन जो होती है राइज नहीं करती है। कंजम्पशन नॉट इन रिस्पेक्ट टू इनकम राइज।
ठीक है, क्यों भैया, क्यों नहीं राइज करती है? आज तुम 20,000 रुपए खर्च कर रहे हो, 20,000 रुपए तुम्हारी, सॉरी 20,000 रुपए तुम्हारी इनकम है, तुम खर्च कर दे रहे हो मान लो 10,000 15,000, इतना ही खर्च कर रहे हो। ठीक, कल तुम्हारी तनख्वाह 50,000 हो जाए तो 30,000 खर्च करोगे। तुम्हारी तनख्वाह 1 लाख हो जाए, पूरा 1 लाख उड़ा दोगे कि आज मिला है पैसा सब बारूद बना देंगे? ऐसा भी नहीं करेंगे आप। तो आपकी इनकम बहुत सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज करती है, बट आपका जो कंजम्पशन हुआ उस लेवल पे इंक्रीज नहीं करता है। ठीक है, तो यहां से हमको इसका एक ग्राफ देखने को मिलता है, यहां से हमको एक ग्राफ देखने को मिलता है। इसका ग्राफ देखो कुछ इस तरीके से होता है, एक्स हो गया, वाई हो गया, ये तुम्हारी क्या हो गई, ये तुम्हारी इनकम हो गई। और हमेशा याद रखना कि कंजम्पशन हमेशा ऊपर की तरफ से स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होते होते जाता है, फिर वाई को एक जगह कट करेगा और कट करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ये हो गया तुम्हारा कंजम्पशन। और बड़े ही ध्यान से समझना इसको, यहां पे हो गई तुम्हारी इनकम, यहां पे तुम्हारी इनकम हो गई, यहां पे तुम्हारा हो गया कंजम्पशन, यहां पे तुम्हारा हो गया कंजम्पशन। देखो इस लेवल पे तुम्हारी इनकम 0 है, इस लेवल पे तुम्हारी इनकम 0 है, बट यहां पे कुछ ना कुछ कंजम्पशन है। क्यों? इसी को कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। जो अभी बच्चा पैदा हुआ, अभी कंज्यूम कर रहा है, तुम लोग कंज्यूम कर रहे हो, जो कमा नहीं रहे हैं, जो बाप के पैसे पल रहे हैं, ठीक है, मम्मी के पैसे पे, तो इसको क्या कहते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। तुम्हारी नौकरी लगी, जैसे जैसे तुम्हारी नौकरी लगने लगेगी वैसे वैसे तुम्हारी इनकम बढ़ने लगेगी, जैसे जैसे तुम्हारी नौकरी लगेगी वैसे वैसे तुम्हारा इनकम बढ़ने लगेगा। इनकम बढ़ेगी, तुम्हारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा। भाई आज रियलमी का फोन यूज कर रहे हो, तुम्हारी तनख्वाह मिलने लगेगी, आईफोन ले लोगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आज लोकल टी शर्ट पहन रहे हो, कल हो सकता है पीटर इंग्लैंड की पहनो, जैकब जोन्स की पहनो। उसके बाद एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां तुम्हारी इनकम क्या होगी, तुम्हारे कंजम्पशन के बराबर हो जाएगी। इसी को कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। इसी को क्या कहते हैं? ब्रेक इवन पॉइंट। जहां पे जितना कमा रहे हो उतना तुम उड़ा दे रहे हो। मतलब कि अगर 10,000 रुपए कमा रहे हो तो 10,000 रुपए पूरा उड़ा दिए। समझ में आया? इसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। उसके बाद से फिर आपकी इनकम इंक्रीज करने लगती है, इनकम इंक्रीज करने लगती है, और यहां पे क्या होता है, आपका कंजम्पशन क्या होने लगता है? कम होने लगता है। अब 1 लाख कमाने लगे, 1 लाख कमा रहे हो तो क्या पूरा उड़ा दोगे? ऑब्वियस सी बात है नहीं। आप 30,000 से लेके 40,000 के बीच में, या हो सकता है 50,000 रुपया ही खर्च करें आप। तो ऐसा समय आता है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट कंजम्पशन का ऐसा होता है कि आप कंजम्पशन कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उस समय इनकम 0 है। एक सिचुएशन ऐसी है कि जब आपकी इनकम आपके कंजम्पशन के बराबर हो जाएगी। फिर तीसरी सिचुएशन ऐसी आएगी जब आपकी इनकम बहुत ज्यादा हो जाएगी और आपकी कंजम्पशन कम हो जाएगी। ठीक है, खुद सोचो, तुम्हारे पिताजी जितना भी कमाते हैं क्या सब उड़ा देते हैं? खाने के लिए भी नहीं मिलता, बचता है, सेविंग होती है, उसी से जमीन लिए, कहीं घर बनवाए या कोई काम किए, गाड़ी लिए। तो वो किसकी वजह से है? वो इसी की वजह से है। इस वाले सिनेरियो में आते हैं वो लोग जिनकी इनकम ज्यादा होती है और कंजम्पशन कम होता है। ये सबके साथ होता है। फिर ये वाला पॉइंट वो आते हैं बैचलर्स, जितना कमा रहे हैं उतना उड़ा दिए। बात को समझो, जितना अभी पैसा मिलेगा अभी बचाने की जरूरत है। अभी तो ना, मान लो कि गर्लफ्रेंड पे खर्चा करोगे, शादी ब्याह हुआ नहीं, बच्चे से कोई मतलब ही नहीं है, तो यहां तो खर्च कर दोगे ना पूरा। यही तो ब्रेक इवन पॉइंट है। मिल रहा है महीने का 40,000 रुपया, सब उड़ा देंगे। आज चांद और चांदनी के साथ उड़ेंगे आज। ये वाला क्या हो गया? मम्मी पापा हो गए, पैसा बचा लेते हैं। ठीक, और ये वाली सिचुएशन अभी तुम्हारी जो चल रही है फिलहाल 11th 12th में, 11th 12th में पापा पैसा ले रहे हैं। पापा झूठ बोल के, पापा पैसा दो ना, काम है, किताब लेनी है। पता चला कि वहां रेस्टोरेंट में चल के ब्रेकफास्ट चल रहा है, ब्रंच, यो हनी सिंह। ठीक, तो ये वाली सिचुएशन अभी आप लोगों की है। ठीक है बेटा, होप करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और राइट नाउ इस वीडियो को बनाते समय मेरे 126 सब्सक्राइबर हैं, तो आई होप कि थोड़ा सा आपके अपने तरफ से पुश करिए। और पता नहीं ये यूट्यूब का एल्गोरिदम क्या है, 2-4 दिन वीडियो ना डालो तो वो व्यू ही डाउन कर देता है। खैर, होप करता हूँ आपको अच्छा लगा हो बेटा। बाय।